गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैथमेटिक्स केयर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.2 का थ्योरी जो है वो 1 to 6 हम लोगों ने सीख चुका है, जिसमें 1 to 3 जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग सभी जगह हर क्वेश्चनों में। तो आइए यहाँ पर क्या कह रहा है 4.2 का क्वेश्चन हम देखते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का सारणी का प्रॉपर्टी क्या यूज करके, यूजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब यह है कि सारणी के प्रॉपर्टी के यूज करके विदाउट एक्सप्रेशन, बिना एक्सप्रेस किए हुए इसका वैल्यू बताइए कि LHS इतना है तो RHS इतना होगा। इसको ऐसे बना सकते हैं, पहला रो पर वर्क करके बना सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, वैल्यू निकालने का एक मेथड है। और यहाँ किसका कर रहा है, प्रॉपर्टी का यूज करके बनाने के लिए। इस बात को दिमाग में एकदम बैठा कर रखिएगा कि प्रॉपर्टी कंडीशन कब लगाना है और कब हमें उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी कह रहा है, तो प्रॉपर्टी की यूज करके इसे जीरो को इक्वल लाना है। तो जीरो की इक्वल लाने के लिए हम जो प्रॉपर्टी बताए हैं वो ध्यान रखिए। क्या बताया ने कि यदि किसी भी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के मान जीरो हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। इफ़ एनी रो और कॉलम, इफ़ एनी रो और कॉलम ईच एलिमेंट आर जीरो देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज अ जीरो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बताया है कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो, वही सब जो रूल बताए वही सब अप्लाई करना है। यदि किसी पंक्ति के दो रो या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। यानी कि इफ़ 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो देखा जाए कि 2 रो और 2 कॉलम कैसे इक्वल होगा, तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। 2 रो और 2 कॉलम इक्वल करने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम LHS, किससे LHS को लेकर चलना और क्या लाना है, हमें RHS लाना है। तो LHS में क्या है, X Y Z A B C, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C। सिमिलरली ये दिया गया है, हमें LHS और RHS इक्वल करना है। यह मेरे पास है C1, यह मेरे पास है C2 और यह मेरे पास है C3। तो बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे रास्ता है। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, C1 को C2 के साथ ऐड कर सकते हैं तो X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C, X प्लस A Y प्लस A Z प्लस C। तो ये बहुत मेथड्स बनाते हैं, बहुत सारे मेथड्स में इसको बना रहे हैं। पहला फर्स्ट मेथड, समझ लीजिए क्या बार बार ये करेंगे और एक क्वेश्चन को आप क्लियर रूप से समझ सकते हैं तो किसी भी अन्य क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि ऐसे काम कर सकते हैं हम कि C1 के पैलेस पर C1 प्लस C2, C1 के पैलेस पर हमने C1 प्लस C2 को ऐड कर दिया। C1 के पैलेस पर देखा जाए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट X प्लस A, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट Y प्लस B, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट Z प्लस C। क्लियर है, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। अब C2 जैसे वैसे, जिस पैलेस पर वर्क नहीं किया गया उसको जैसे है वैसे ही रखना है। तो क्या है A B C, यहाँ A B और C। इधर क्या है X प्लस A, X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C, Z प्लस C, Z प्लस C। देखा गया यहाँ पर कि प्रॉपर्टी के अनुसार यह C1 है और एक कौन सा है, C3 है। तो चूँकि C1 इक्वल टू C3 मैंने पहले ही बताया है कि किसी पंक्ति का दो पंक्ति, किसी भी कंडीशन में अगर दो पंक्ति और दो स्तंभ इक्वल हो जाए तो उस सारणी का मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी में आप लोग याद रखिए कि किसी भी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान जीरो के बराबर हो जाए तो उसका मान, दो पंक्ति और दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखा गया कि C1 इक्वल टू C3, तो वैल्यू ऑफ E अगर मानती हो तो वैल्यू ऑफ A क्या होगा, जीरो होगा। तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगला कंडीशन देखा जाए इसमें, नेक्स्ट कंडीशन। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हमने एक क्वेश्चन जो है 4.2 का बना चुके हैं, लेकिन यहाँ एक नोट आप लोग याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी में भी आता है, या नोट भी है, जिसे हम प्रॉपर्टी नंबर 7 भी कह सकते हैं या नोट भी कह सकते हैं। क्या कंडीशन लिखे हुए हैं कि 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो। मतलब यह है
कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। फिर से, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति और दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। आई होप डैट कि यू आर क्लियर हो पा रहे हैं यहाँ पर। तो यही कंडीशन यहाँ पर है, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में या नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कंडीशन यह है कि 2 2 2 2 3 4 2 3 4 1 1 1। तो देखा गया यहाँ पर कि यह है मेरे पास R1, यह है मेरे पास R1 और ये मेरे पास R2 है और ये क्या है मेरे पास R3 है। तो यहाँ पर क्या है कि R1 इक्वल टू R2 है, तो R1 इक्वल टू R2 है, तो इसका मतलब यह है कि इस वैल्यू ऑफ A जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि R1 और R2 इक्वल है। कंडीशन कहता है कि 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल देन द इमिनेंट वैल्यू इज अ 0। इसी पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, इसी थ्योरम से। बाय मिस्टेक वो थ्योरम जो है पिछले थ्योरी में हम लोग बता नहीं पाए थे, तो यहाँ क्लियर हो पाएगा। वैल्यू ऑफ ए देखा जाए तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू, तो 2 इंटू सामने हमने बंद कर दिए, सामने बंद कर दिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। 3 - 4 -3 पर साइन देख लो, प्लस माइनस और प्लस -3 पर, तो -3 पर सामने बंद कर दिए, तो सामने बंद करेंगे तो 2 - 4 चलिए प्लस 4 पर, प्लस किस पर 4 पर, तो प्लस 4 पर भी सामने बंद कर दिए, तो 2 - 3 तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 - 1 -3 -2 प्लस 4 और -1 हो जाएगा -2 प्लस 6 और -4, तो -4 और -2 क्या होगा -6 होगा, -6 और +6 क्या होगा 0। तो यहाँ क्लियर रूप से हम लोग देख पाएँ कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो क्या है 0 के इक्वल है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए कि अगर किसी भी सारणी के दो पंक्ति और दो स्तंभ यानी इफ़ 2 रो एंड 2 कॉलम इक्वल होगा तो उस कंडीशन में सारणी का जो मान होगा वह क्या होगा 0 होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, अब टोटल थ्योरम जो है वो क्लियर हो चुका है, अब कोई डाउट लेस थ्योरम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए कि ये भी किसके इक्वल प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन बता चुके हैं कि इफ किसी भी सारणी का एक रो या एक कॉलम का ईच एलिमेंट 0 होता है तो सारणी का मान 0 होगा, 0 लाने के लिए। दूसरा कंडीशन कि किसी भी सारणी के 2 पंक्ति और 2 स्तंभ अगर इक्वल होता है तो सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। तो कोई भी रूल अप्लाई करके इसको 0 के इक्वल लाना है, या तो एक पंक्ति एक स्तंभ 0 आना चाहिए, या तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आपस में क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो यहाँ काम कर सकते हैं। यह मेरे पास R1 है, ये कौन सा है R2 है और कौन सा है R3 है। तो फ्रॉम LHS से दिखाते हम कि R1 के पैलेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 के पैलेस पर किसको जोड़ दिए R1 को भी, R2 को भी और R3 को भी। तो ऐड कर दिया जाए R1 के पैलेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये भी ऐड होगा और ये भी इसी के साथ ऐड होगा। सिमिलरली सब काम करना है। तो A - B प्लस B - C प्लस C - A, यह है R1, यह है R2, यह है R3। किसके प्लेस पर R1 के प्लेस पर। सेम काम B - C प्लस C - A प्लस A - B। सेम काम C - A प्लस A - B प्लस B - C। आई होप डैट यू आर राइट कि आप यहाँ तक सही हैं। यह केवल R1 पर काम किया गया तो R1 को हमने लिख दिया, R2 पर R3 पर काम नहीं किया गया, जैसे वैसे B - C C - A A - B, C - A B और B - C। ठीक है यहाँ तक स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है। तो आइए देखते हैं हम कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो A प्लस है, माइनस है, C माइनस प्लस कैंसिल, B माइनस प्लस, A माइनस प्लस, C माइनस प्लस, C माइनस प्लस, B माइनस प्लस और A माइनस प्लस।
तो जनरली सी बात है कि सब ऊपर का R1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ सेम एक थ्योरम काम करता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 होगा कि इफ़ एनी रो का ईच एलिमेंट अगर 0 हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। यही प्रॉपर्टी यूज करना था। b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो चूँकि यहाँ पर जो R1 है, चूँकि R1 जो है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, सो दैट वैल्यू ऑफ a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 को इक्वल होगा, क्योंकि यह यूजिंग द प्रॉपर्टी है। और इसको हम चाहते हैं तो एक्सपेंड करके बना सकते हैं, किस पर, R1 के प्लेस पर। कैसे, प्लस माइनस प्लस। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक्सपेंड मत कीजिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड सॉल्व आउट दिस डिटरमिनेंट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी क्या यूज करें तब जाकर इस डिटरमिनेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बना सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। प्रॉपर्टी यूज करना है 4.2। अगर इसको चाहते हैं 0 लाना है तो 0 लाने के लिए हम सॉल्व आउट कर सकते हैं किस पर, R1 पर, R2 पर, R3 पर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो आप क्वेश्चन को दिमाग में रखें, ध्यान में रखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम सारे क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट में था कि सर 3.1 में कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, इसलिए किसी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, सारा क्वेश्चन डील करते चलेंगे। चलिए तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्रॉम LHS ना, फ्रॉम LHS से कौन सा ऐसा वर्क करेंगे। अब थोड़ा आपको यहाँ माइंड लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा कि कौन सा ऐसा काम करेंगे कि 0 लाना है। तो 0 के लिए 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन कि इफ़ ईच रो एंड ईच कॉलम आर 0। दूसरा कंडीशन इफ़ 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो आइए देखा जाए कि 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल कर दिया जाए, या किसी भी एक रो और एक कॉलम का मान जो है वो 0 के इक्वल कर दिया जाए। तो जो भी पॉसिबल हो, हमें 65, 75 और 86 चाहिए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर हम C2 यह है, समझो माइंड लगाओ, यहाँ C2 यह है, अगर C2 में हम 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना हो जाएगा, 63 इंटू प्लस 2 कितना हो जाएगा, 65। क्लियर हो गया। इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 81 यहाँ हो जाएगा कितना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और 72 प्लस आपका 3 हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 81 प्लस 5 इक्वल टू 86। क्लियर हो गया। तो कैसे लिखेंगे सर हम, तो C2 के पहले लिखना सीख लो बाबू, लिखना सीख जाओगे, 1-2 क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, जो है लिखने के तरीका पर डिपेंड करता है। तो C2 पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू C2, यही कॉन्स्टेंट टर्म में कॉन्स्टेंट के काम कर रहा है C2। ईच रो या ईच कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या कर रहे हैं हम, C1 कर रहे हैं, किसके पैलेस पर, तो C2 के पैलेस पर। तो C2 के ही पैलेस पर लिखेंगे, तो 9 इंटू C2 प्लस C1, 9 इंटू C2 प्लस C1, ऐसा वर्क हम कर सकते हैं। तो आइए, तो जिस पर वर्क नहीं हुआ उसको लिखो, 235, इसको लिखो 65, 75, 86। क्लियर हो, आई होप दैट क्या क्लियर होगा यहाँ पर। चलिए C2 पर वर्क हो रहा है, तो C2 पर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2 65, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3 75, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 81 प्लस 5 86। आई होप डैट यू आर क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर कि यह C2 है और यह C3 है। तो चलिए C2 इक्वल टू C3, इसलिए वैल्यू ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ने बताया था कि 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर इक्वल। यहाँ लिख सकते हो हियर C2 इक्वल टू C3 देन वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम इक्वल हो, तो यहाँ पर C2 और C3 क्या है, इक्वल है, इसलिए वैल्यू ऑफ A क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यह प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 4.2 का। मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, मेरे बनाने से पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए। आप पॉज करने के बाद खुद से माइंड लगाओ कि कौन सा ऐसा काम करेंगे कि एक पंक्ति या एक स्तंभ आपस में इक्वल हो जाए, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ इक्वल हो जाए,
या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का मान 0 हो, तभी तो वैल्यू ऑफ ए 0 आएगा, अदरवाइज कोई कंडीशन मेरे पास नहीं है। तो यहाँ देखा गया कि यह A11 के फॉर्म में है, ठीक है। फ्रॉम LHS से चलते हैं हम लोग, फ्रॉम LHS से। तो ये 1 है, तो काम कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीपल करा दो, बाबू, मल्टीपल करा दो। BC CA AB मल्टीपल करा दो बाबू पहले यहाँ पर। तो AB प्लस AC BC प्लस AB मल्टीपल कराओ AC प्लस BC। तो थोड़ा सा यहाँ क्लियर हो पा रहे हैं हम लोग हैं। कब इसको इसके साथ ऐड कर दो। सर क्यों कह रहे हैं? अगर करेंगे तब ना AB BC CA AB BC CA AB BC CA सब इक्वल होगा, R1 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आइए C3 के पहले से C3 प्लस C2 नहीं समझ आ रहा है, तो इसको आप देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए 1 1 1 BC CA AB ऐड करते हैं इसको इस पर। तो सजाकर हम लिख रहे हैं, पहले AB प्लस ऐड किए हैं BC प्लस AC, ठीक हो, क्लियर, ऑलराइट। यहाँ देखो AB सर C3 के पहले पर C3 प्लस C2, तो C3 ये है प्लस C2, C3 ये है प्लस C2, C3 ये है प्लस C2, AB प्लस BC प्लस AC, क्लियर है। चलिए यहाँ देख लीजिए AB प्लस BC प्लस AC, देखिए जाए C3 में C2 कौन कौन है, देखिए इसमें BC C2 का फॉर्म में है, इसमें AC C2 का फॉर्म का है, और इसमें आपका AB C2 का फॉर्म है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखा गया कि AB BC CA एक इक्वल है ना, इक्वल, तो इक्वल को हम इसको के मान सकते हैं ना, कि क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट टर्म को, क्योंकि ईच रो या ईच कॉलम में कांस्टेंट टर्म से जब हम मल्टीपल कर सकते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं कि ईच रो और ईच कॉलम से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर भी तो निकाल सकते हैं। ये आप क्लियर समझिएगा कि किसी पंक्ति और किसी स्तंभ में अगर हम अचर राशि से गुना कर सकते हैं तो किसी पंक्ति और किसी स्तंभ में से हम अचर राशि को क्या कर सकते हैं, बाहर तो भी निकाल सकते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA AB प्लस BC प्लस CA को बाहर भी हम निकाल सकते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CA को बाहर निकाल दिया गया। तो आई होप डेट कि क्लियर हो पा रहे हैं आप लोगों ने। 1 1 1 BC CA AB, इधर क्या 1 1 1। तो एग्जैक्टली आप थ्योरम आपको माइंड में चल रहा होगा कि अब क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरल सी बात है कि यह है आपका C1 और यह है आपका C2। तो आई होप डैट यू आर क्लियर कि C1 इक्वल टू C3, तो माइंड में प्रॉपर्टी चल रहा है कि 2 रो एंड 2 कॉलम आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पर देखो तो AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। और इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि यह वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, हम यह आशा करते हैं आप लोगों से कि 1 to 4 क्वेश्चन तक आप लोग क्लियर हो पाए होंगे। अगर क्लियर हो पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि 5 6 7 8 9 10। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप लोग क्या काम कीजिए कि एग्जाम्पल पहले बनाइए, एग्जाम्पल पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा, तभी बेहतर कर पाइएगा। नहीं तो केवल ये वीडियो देखने से नहीं होगा। बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कुछ चाहत है, कुछ जागने की इच्छा है, तभी आप कुछ कर पाओगे। और बार बार ये कहते हैं हम कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे आए और बहुत सारे गए, लेकिन उन्हीं लोगों का या उन्हीं का विश्लेषण होता है जो अपना कुछ कर दिखाकर और अपना एक मुकाम हासिल करके जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम बहुत कमज़ोर हैं मैथ में या हमसे नहीं होता है। जैसा सोच रखोगे वैसा बनोगे, जैसे आपकी डिपेंडेंसी होगी उस तरह से आपका माइंड सेटअप होगा। अगर ये मोदी सोचते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो क्या बन सकते थे क्या? नहीं ना। तो पहले आप सोचना चालू कीजिए, आप सोचिएगा तभी कुछ कर पाइएगा। हाई स्टूडेंट्स, और एक बात है कि इसी तरह से बहुत छात्र जो है वो पढ़ कर ऑनलाइन क्लास मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर अपना फेयर कॉपी जाँच करा रहे हैं। तो ये मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कर्तव्य है
कि अपना फेयर कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो और हम आपको जांच करके विदा करें कि आप सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो कि क्या कर रहे हो। क्योंकि एक प्रयास से कुछ नहीं होता है, एक प्रयास हम करेंगे तो क्या होने वाला, लेकिन आप लोग जब सब प्रयास करना चालू कर दोगे तो सबके सब बेहतर हो जाओगे। आप देख चुके हो कि इस साल सबसे हाईएस्ट रिजल्ट गया है 99, यानी कि 99 नंबर गया हुआ है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है कि 100 में 100 कौन लाता है। तो आप लोग अपने घरों में सही रहें, सुरक्षित रहें, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से यूट्यूब क्लास के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टली मेरे नंबर पर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। मैं आपके लिए 24 घंटा तैयार हूँ, यानी कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप विदा कर सकते हो, हम बनाकर आपको उसी समय भेज सकते हैं। अगर ढेर दिक्कत हो तो उसको हम रिकॉर्डिंग करके भी भेज देंगे, लेकिन आप अगर सक्षम हो पढ़ने में तो हम भी सक्षम हैं आपको पढ़ाने में। क्योंकि मेरे तरफ से अगर कोई कमी नहीं है तो आपकी तरफ से भी कोई कमी होना नहीं चाहिए। ठीक, थैंक्स।